जैसे हम पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि हरा राग गई उससे बारिश हो गई, राग में एक बार। तो क्या होता है, बेसिकली इट्स अ साइंटिफिक थिंग। ये सारी ये वो नहीं है कि ये हवा वाली बातें नहीं है कि नहीं, ये चीज़ होती थी। तो कुछ गाकर सुना दो। प से पंचम है, ढ से दहवत है, नी से निषाद है। तो इससे हमारा सारेगामा बना है। ऑटो ट्यून क्या होता है कि जैसे मैं कुछ गा रहा हूँ, इवन सबसे अच्छे से अच्छा सिंगर भी गाता है, बट एक दो सुर ऐसे होते हैं जो आपके बाहर चले जाते हैं। ये तो मैंने मेघ मल्हार का आपको एग्जांपल दिया, राग मेघ मल्हार, जिससे आप बारिश करा सकते हैं। एक राग दीप चंदी होती है, तो राग दीप चंदी में क्या होता है, हम दिया जला सकते हैं। आपका क्या एक ग्राफ चलता है, और जैसे आप म्यूजिक प्रोडक्शन में आप स्क्रीन पे देखते हैं, तो वो जब रिकॉर्ड होता है तो वो वेवलेंथ बनती एक वेवलेंथ बनता है, ठीक है। और वेवलेंथ में क्या होता है कि हर एक का एक लिमिट होता है। अच्छा, हर एक का लिमिट होता है कि सा यहाँ तक ही जाएगा, रे यहाँ तक जाएगा, ग यहाँ तक जाएगा। उसके ऊपर जाते ही वो बेसुरा काउंट। अच्छा, ओके। उसके ऊपर आते ही वो बेसुरा काउंट होता है। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है, आंखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते गौरव जी, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो थोड़ा आपके बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देखती है वो आपको पहचान सके। तो मेरा नाम है गौरव वशिष्ठ, एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। और साथ के साथ मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ फॉर म्यूज़िक इन द फॉर्म ऑफ जियावी स्कूल ऑफ म्यूज़िक। और एक पैशन मेरा है टुवर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड लोगों को थोड़ा करना, तो एंड उसके लिए मैं कैफ़े रन करता हूँ, आंटीज़ किचन सस्टेनेबल। इट्स अ सस्टेनेबल कैफ़े, एंड along with this I'm into cycling also. So I used to cycle a lot on Saturday Sunday, Okay. mainly, और weekdays पे 30-40 किलोमीटर्स का एक नॉर्मली रहता है। वीकडेज का मतलब weekdays during working days। मतलब आप साइकिल से आते जाते हो? नहीं, मैं वर्क रिमोटली करता हूँ, क्योंकि जॉब मेरा सिंगापुर में है, तो यहाँ पे मैं रिमोटली वर्क करता हूँ, क्लाइंट सारे सिंगापुर के। और यहाँ पे मेरा रहता है कि बिफोर जॉब मेरा घर है पुरानी रोड पे, तो वहीं पे थोड़ा कि काफ़ी लोग साइकिलिंग वगैरह करते, तो एक मेरा होता है कि उठा नवी साइकिल लिया और लेके घूम साइकिल लेके निकल गए, रनिंग कर ली। तो ये सारा कुछ एक साथ के साथ मेंटेन करता हूँ। तो आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या क्वालिफिकेशंस है और वो सब। यस, तो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, एंड 2015 में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की मैंने। देन मेरा एक डिज़ाइनिंग को लेके क्योंकि थोड़ा सा एक स्टार्टिंग से था ही कि एक आर्टिस्ट था, तो मैंने उसको वहीं से कोरिलेट किया कि डिज़ाइनिंग में मैं कुछ नया कर पाऊँ। हाँ, ड्राइंग बनाते थे फिर आप? सोचा ड्राइंग और म्यूज़िक, उसके कि एक डिज़ाइनिंग से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ नया डिज़ाइन कर पाऊँगा, ये सारा कुछ। बट बाद में पता पड़ा कि ये सारा तो टेक्निकल होता है, इसमें आप थॉट्स और ये सारा कुछ नहीं डाल सकते। तो उसके बाद टेक्निकलिटीज़ अंदर आ गई, एंड जो हमारी बेसिकली पेन और इससे जो और पेंसिल से हम जो स्केचेस बनाते थे, वो ऑटोकैड इनमें कन्वर्ट हो गया, और वहाँ तो आप इतना कर नहीं सकते। तो फिर ये जो डिज़ाइनिंग है, इसको मैंने शेप ऐसे दिया, क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यू हैव टू वर्क ऑन कोर। मैकेनिकल इंजीनियर हम दिमाग में लाते ही क्या सोचते हैं कि पावर प्लांट में आप काम कर रहे होंगे इन पसीना एंड ऑल, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग, नॉट लाइक CS और IT में क्या होता है कि एसी कमरे में बैठ के आपको बस काम करना है। और मैकेनिकल इंजीनियर को ऐसे हम सोचते हैं कि नहीं यार, इस तो गाड़ी भी जाना पड़ता, पानी एंड गाड़ियाँ और ये सारा कुछ। बट इसको वो नहीं था मेरा कि ये सारा कुछ करना है, गाड़ियों का शौक था, बट इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइनिंग। अच्छा, डिज़ाइनिंग में मैंने स्टार्ट किया इसको विद AutoCAD वाज द इनिशियल सॉफ्टवेयर, बट अभी जो रिसेंटली हम लोग अपनी कंपनी में भी यूज़ लेते हैं, और जो अभी रिसेंटली है वो Revit
और नेविस वर्क्स ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर है जिस पे हम करते हैं। बड़े बड़े स्टेडियम्स डिज़ाइन किए हुए हैं हमने और बड़े बड़े हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अभी आपने जैसे अपने क्वालिफिकेशन और उसमें बताया था कि आप म्यूजिक का भी आपको शौक है, तो कुछ गाकर सुना दो। ओके, सो म्यूज़िक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्टार्ट मेरा कहाँ से हुआ है। इट्स नॉट जस्ट शौक, ये बचपन से ही था मुझे म्यूज़िक का। अच्छा। ड्यूरिंग स्कूल इनिशियल डेज पे भी आप स्कूल में गाते थे या बजाते थे? स्कूल में मैंने गाने से स्टार्ट किया, बट क्या होता था कि एक हमेशा जब आप गाते तो एक आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिशियन चाहिए होता है हाँ हाँ हाँ। फॉर प्लेइंग। कोई सा आइदर ही इज प्लेइंग तबला और गिटार और कुछ भी हारमोनियम वगैरह कुछ। यस यस कुछ भी। तो क्या होता है कि वो एक कहीं ना कहीं मैं लैक करता था कि ठीक है मैं गा रहा हूँ बट एक बीट चाहिए होती है ना। हाँ ना कि 1 2 3 उस बीट के हिसाब से, उस ताल रिदम के हिसाब से आप चलते हैं। तो वो ताल रिदम कहीं ना कहीं आप एज अ म्यूजिशियन आप लैक करते हैं। तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था कॉन्गो से, क्योंकि स्कूल टाइम में ड्यूरिंग अराउंड 2008 या 7 की बात है, जब मैं 9-10 क्लास में था। तो उस टाइम पे कॉन्गो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्कूल्स में, जितनी भी पीरियड वगैरह होती है। तो कॉन्गो से स्टार्ट किया, बीट्स आई, बट देख रहा कि यार दिस इज़ फॉर द बीट, इसमें तो गाने का तो पूरा एलिमेंट ही ख़त्म हो रहा है। फिर मैं स्विच हुआ इस पर कैशियो इज़ द कंपनी नेम एक्चुअली। पियानो यस, बेसिकली कैसे बोलते हैं? सब कैशियो ही बोलते हैं, बट कैशियो एंड यामा आर द ब्रांड। और कीबोर्ड, इसको कीबोर्ड से स्टार्ट किया। देन कीबोर्ड कंप्लीट किया थोड़ा सा, और साथ के साथ गाना स्टार्ट किया। देन ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, तो कॉलेज में एक आती है गिटार का एक एलिमेंट ऐड हो जाता है। हाँ 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 हाँ। कॉलेज और गिटार का पैरेलल ही चलता है। मैंने कहा ओके ये इंस्ट्रूमेंट भी रह गया है तो ठीक है। फिर मैंने थर्ड इंस्ट्रूमेंट सीखा गिटार। अच्छा। और गिटार जब मैं सीखने लगा तो जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने एडवाइस किया कि यू आर गुड इन दिस, और तू क्या है कि बाकी बच्चों को भी जैसे क्या होता है कि उनके एब्सेंस में भी काफ़ी बार मैं सिखा देता था। अच्छा। तो उनका ये था कि तू टीचिंग में थोड़ा अच्छा है, अच्छा। तो इस चीज़ को है ना यू शुड डू डिग्री इन दिस। अच्छा। तो डिफरेंट कॉलेजेस में अप्रोच किया। हर एक कॉलेज से जो एक ग्रीन म्यूजिशियन, इंजीनियर में एक होता ही है म्यूजिशियन ले लीजिए या कोई भी पैशन पे वो परस्यू करते हैं। तो क्रीम हमने लिए एंड वी मेड अ बैंड नेम अकल्पित। सो आवर फर्स्ट बैंड वाज द ज़ील, जो हमने कॉलेज के अंदर बनाया, और प्रोफेशनली एक बैंड बनाया अकल्पित। और अकल्पित का ये था कि अकल्पनीय, कि यू कांट इमेजिन। अच्छा, यू कांट रहेंगे। हाँ, कि ऐसा हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जनरली बैंड का रहता है कि एक बैंड आया है और वो रॉक परफॉर्म करके जा रहा है, या इलेक्ट्रिक गिटार, बेस गिटार, ये सारा कुछ रहता है। बट अकल्पित को हमने इंडियन फ्यूजन बैंड अच्छा करके बनाया, और उसमें ये था कि जो भी रॉकिंग सॉन्ग्स होते हैं उसको इंडियन फॉर्म में विद इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा फ्यूजन मिक्स करके आप कैसे उसको कर सकते हैं। देन वो बैंड के थ्रू हम परफॉर्म करते थे। हमने जैसे जयपुर से मेरी पढ़ाई हुई है, तो जयपुर में ही मैंने सारे कॉलेज में परफॉर्म किया। फिर लगा कि और आना चाहिए। देन उदयपुर में, उदयपुर के कॉलेजेस है, वहाँ पे हमने परफॉर्म किया। देन IIT बॉम्बे, IIT मुंबई का जो मूड इंडिको होता है वहाँ परफॉर्म किया। IIT दिल्ली परफॉर्म किया। काफ़ी सारे कॉलेज में परफॉर्म किया। देन ये तो था वो एक कॉलेज के इनिशियल डांस थी। ठीक है, आप एक हनीमून पीरियड होता है 3rd ईयर तक आपका, तब तक आप ये सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। देन 3rd ईयर आप बाद आपका होता है प्लेसमेंट्स एंड तो वहाँ थोड़ा सा लैग हो गया कि नहीं अब बैंड वगैरह बंद करते, अब थोड़ा सा पैशन की और चलते। एंड जॉब वगैरह इसमें चले गए। फिर जॉब के साथ एक हमेशा रहा कि नहीं यार कुछ लैग कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है एक वो जो 4 साल हो जाती है कि हाँ भाई ये एक अंदर से रेस्टलेसनेस लगती है कि यार वो बचपन से मैं म्यूजिक कर रहा हूँ और मैं काम में, जॉब में और इन चीज़ों में मैं स्क्रीन के आगे बैठा हुआ हूँ। ठीक है 8-8 घंटे, और मैं लाइंस खींच रहा हूँ ऑटोकैड में, ये वो डिज़ाइंस बना रहा हूँ। ये भी पैशन था, बट वो क्या है कि थोड़ा सा बोरिंग में कन्वर्ट हो गया वो। राइट। तो अब उसके लिए फिर हमने मैंने ये सोचा कि ठीक है अब इसको एक डायरेक्शन देने के लिए क्या कर सकता हूँ। खुद से मैं सिंगल परफॉर्म करता था। देन उसके बाद हमने क्या किया है कि मैं सोचा कि इसको मैं सिखाना स्टार्ट कर, क्योंकि आफ्टर ऑफिस क्या होता था कि मैं प्रैक्टिस करता था। अच्छा ओके। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ पे कल्चरल हाउसेज होते हैं वहाँ पे किया।
देन ऑफिस में भी मैंने इस चीज़ को सोचा कि कैसे कंटिन्यू करूँ। हाँ हाँ तो एचआर से अप्रोच किया, देन एचआर को, अब एचआर यूज टू कॉल डिफरेंट, जैसे हमारे कल्चरल शोज होते हैं, हाँ 100 बार से बुलाते थे। बाहर से बुलाते हैं, दे यूज टू चार्ज 80,000 यार। अच्छा तो 80,000 इज अ बिग अमाउंट। हाँ मैंने कहा कि कर दो पैसे। डोंट स्पेंड दैट मच ऑफ मनी एंड यू कैन जस्ट इंक्रीज माई सैलरी, हाँ है ना, ठीक है, हाँ हाँ बार्टर सिस्टम टाइप। और क्या है कि और इस चीज़ को मैं बनाता हूँ यहाँ पे इवेंट, क्योंकि मेरे को टीचिंग का शौक है। तो इनका भी एक CSR एक्टिविटी रहता है ना, कि इस चीज़ में इतना हमें इन्वेस्ट करना ही करना है। राइट तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इनको तो बोले ओके, उन्होंने दे दिया इस चीज़ को कि ठीक है आप स्टार्ट करो। देन सारे इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स क्या था कि द कंपनी वाज गुड, तो किसी चीज़ पे कोई बैरियर नहीं था। अच्छा कि हर एक चीज़ का एक बजट होता है, जैसे हम कॉलेज में कितना होते ही हैं खर्च करोगे कि हाँ, कि कॉलेज में होते थे यार, हाँ, हाँ। मुझे 30,000 का गिटार पसंद है, बट मैं 10,000 का ही ला रहा हूँ, क्योंकि यार बजट इज लेस है, वो खुद से ही उस टाइम कोई बजट नहीं। तो सारी जो बेस्ट कंपनीज है, यामा, क्रेरेना, इनके गिटार्स, एंड एक ड्रम सेट आता है टामा का, तो वो 30,000 से ही स्टार्ट होता है, 35,000 से स्टार्ट होता है। तो वो ड्रम सेट उस टाइम तो आई वाज लाइक कि ठीक है टाइप। तो वो सारा कुछ खुले हाथ से कुछ भी करो। हाँ, खुले हाथ थे, तो सारा कुछ ड्रम्स परचेज किया, गिटार, और आई वाज आल्सो हैप्पी मैं खुद से कुछ एक बिल्ड कर रहा हूँ चीज़। तो एक सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी कि ये सारा कुछ परचेज किया। देन द हार्डेस्ट पार्ट वाज कि अब वही म्यूजिशियंस ढूंढना। हाँ, कॉलेज हाँ, तो वही म्यूजिशियंस ढूंढे। एंड म्यूजिशियंस क्या है कि अब देयर वाज अ पूरा एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी टाइप। अच्छा तो उसमें क्या डिफरेंट ऑफिसेज, इन्फोसिस वगैरह सारे कुछ ये सारे, तो उनमें से फिर हमको ढूंढने थे कि यहाँ से ये क्रीम, वही कॉलेज वाले प्रोसेस चालू हो गया था कि जॉब तो चल ही रहा है, जैसे पढ़ाई चल रही थी, बट म्यूजिक भी साथ साथ पहले चल रहा था। अब यहाँ पे कि जॉब चल रही है, साथ के साथ अब म्यूजिक को कैसे अपन कंटिन्यू करें। तो वहाँ पे बैंड बनाया। देन उस बैंड को हमने ये जो कॉर्पोरेट शोज से चालू किया। अच्छा कि हम कॉर्पोरेट शोज करते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हमने अपनी कंपनी से किया था, वो इस साल में एक बार होता है। तो एक रहता है कि यार अब इतना पैसा लगा दिया इसने, जैसे 3 to 4 lakhs 5 lakhs कुछ मैंने कंपनी के लगा दिए थे। अच्छा फिर वो क्या है कि वो एक बार हो गया साल में, उसके बाद ये रहता है कि अब इनका क्या यूज़। हाँ तो बोले कि यार आपने इस टाइम अच्छा परफॉर्म किया था, इस ऑफिस के इस कंपनी के ये लोग आए थे तो उनको अच्छा लगा, तो आप इनके यहाँ भी परफॉर्म करेंगे क्या? मैंने कहा डेफिनेटली यार, ये हमारा शौक है। हमारा शौक है, इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमने फिर बाकी जगह भी करना स्टार्ट किया इस चीज़ को। तो ऐसे मेरा वर्क के साथ साथ म्यूज़िक चलता रहा। देन आया कोविड, एंड कोविड में एवरीथिंग चेंज्ड, और जो वर्क थे वो सारे रिमोटली कन्वर्ट होने लग गए। मेरा वर्क भी, जैसा अभी मैं रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, तो रिमोटली वर्क करना था, और साथ के साथ अब मैं जब बाहर था 10 to 12 years बाहर ही रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपने होम टाउन उदयपुर शिफ्ट होना पड़ा, जो कि जनरली शायद कोविड में सारे शिफ्ट हुए हैं, तो हुआ और रिमोटली वर्क स्टार्ट किया। बट वही म्यूज़िक कहीं ना कहीं हाँ लैक हो रहा था, एंड उसके लिए मैंने सोचा कि अब खुद का एक ऑफिशियली स्कूल ओपन करते, और सारे बच्चों को, जो अभी तक मैं ये डायरेक्शनलेस चला रहा था कि ठीक है वो कॉलेज का किया तो उसका कोई डायरेक्शन आउटकम नहीं निकला, परफॉर्म कर लिया, ऑफिस का किया तो ठीक है, उसका अब इस चीज़ को एक डायरेक्शन देते प्रॉपर, और अब बच्चों को सिखाएंगे, करेंगे। फिर मुझे 2 बच्चों से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, और वो 2 बच्चे आए कैसे, ये बताओ आप। 2 बच्चे ऐसा है, हाँ, इसकी भी एक स्टोरी है कि क्या है कि अब जैसे जहाँ मैं रहता हूँ घर पे, वहाँ तो ज़्यादा म्यूज़िक मतलब बजा नहीं सकता, क्योंकि क्या है कि घर वाले थोड़ा सा वो होते हैं रेस्टलेस, यार क्या है ये दिन भर अच्छा क्या है। तो एक और हमारा दूसरा घर था, तो वहाँ जाके मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारे रखता था, जितने भी अभी तक मैंने लिए थे, और वहाँ पे मैं उस चीज़ को परफॉर्म करता था जाके, कि ठीक है कि खुद जा रहा हूँ और गा रहा हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे तो कॉलोनी वालों को पता पड़ा कि यहाँ पे कोई म्यूजिशियन अच्छा आया है इस कॉलोनी में, और वी शुड अप्रोच। और वो आए, उन्होंने पूछा इस चीज़ को कि आप सिखाते भी है क्या? मैंने कहा सिखाया तो है, बट ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सिखाया। अच्छा, बोले कि नहीं आप सिखाइए ना हमारे बेटा। तो मुझे वो गुरुजी की बात ध्यान में है कि यार सिखाने में तो ठीक है, वो उन्होंने भी बोला है कि ये चीज़ है। तो मैंने वो 2 बच्चे थे वो यहीं के आसपास के, उनसे स्टार्ट किया। सो आपने पूछा था कि म्यूज़िक से रिलेटेड कि आप कुछ गा के सुनाइए, बट इस चीज़ का मैं थोड़ा सा आपको बीइंग अ टीचर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गाना बनता कैसे। हाँ, हम सुनते हैं गाने वगैरह कि ठीक है ये गाने आ गए हैं, बट ये प्रोड्यूस कैसे होता है, म्यूज़िक प्रोडक्शन क्या होता है, एंड सुर ताल राग इन सब चीज़ों में हम कैसे पिरो दें, ये सारी चीज़ें।
तो बेसिकली गाना स्टार्ट होता है विथ लिरिक्स, ठीक है, एक कोई भी इन द फॉर्म ऑफ कविता, इन द फॉर्म ऑफ गज़ल या कोई भी शायरी, तो उसको हम एज अ लिरिक्स चूज़ करते हैं। देन एक म्यूज़िक कंपोज़र होता है जिसके पास धुन होती है, उस धुन में वो उस गाने को, उस लिरिक्स को पिरोते हैं। पिरोने के बाद गाना इन द फॉर्म ऑफ, अब वो क्या है कि सारे गामा पादा निसा में कन्वर्ट हो गया है। सारे गामा पादा निसा में कन्वर्ट होते ही आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स सारे, कि आपको गाने को कौन सा रखना है। अगर आपको रॉक रखना है तो रॉक वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स उठाने पड़ेंगे, लाइक इलेक्ट्रिक गिटार, बेस गिटार, ड्रम्स एंड ऑल। अगर आपको इंडियन फ्यूजन बनाना है तो देन आपको ढोलक एंड जो भी हमारे रावण हत्ता, ये सारे वीणा, ये सारे हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में लेते हैं उस टाइप का। एंड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, म्यूज़िक, अब ये सारे क्या है कि मिलके कोलैबोरेट होते हैं, एक जगह होते हैं, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और गाने का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है कि दिस वी वांट टू प्रोड्यूस। कई बार ऐसा भी होता है कि गाना कुछ और बनना होता है और बन कुछ और जाता है, हाँ ठीक है, वो भी होता है, बट वहाँ बाद में जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि गाने का आउटलाइन तैयार हुआ, गाना रिकॉर्ड हुआ, देन गाने को हमने इंस्ट्रूमेंट्स पे डाल दिया एंड सारे गाने की फॉर्म में, एंड फिर उसके बाद गाने का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ लाइक अ फॉर्म ऑफ पिरामिड, देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर हम जाते हैं प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए। और जैसे कि हम पहले के टाइम में होता था कि सारा कुछ लाइव रिकॉर्ड होता था, दैट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूज़िक। और अब क्या होता है कि सारा कुछ हम विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी, हाँ, ऑटो ट्यून जो काफ़ी नहीं, ऑटो ट्यून इज़ नॉट अ गुड वर्ड। अच्छा, या ऑटो ट्यून क्या होता है कि ऑटो ट्यून हम कहते हैं कितनी बार कि हाँ, इज नॉट अ सिंगर और इसने ऑटो ट्यून पे गा दिया। ऑटो ट्यून एक वर्ड नहीं है। ऑटो ट्यून क्या होता है कि जैसे मैं कुछ गा रहा हूँ, इवन सबसे अच्छे से अच्छा सिंगर भी गाता है, बट एक दो सुर ऐसे होते हैं जो आपके बाहर चले जाते हैं। अच्छा, आपका क्या एक ग्राफ चलता है, और जैसे आप म्यूजिक प्रोडक्शन में आप स्क्रीन पे देखते हैं तो वो जब रिकॉर्ड होता है तो वो वेवलेंथ बनती एक वेवलेंथ बनता है, ठीक है। और वेवलेंथ में क्या होता है कि हर एक का एक लिमिट होता है। अच्छा, हर एक का लिमिट होता है कि सा यहाँ तक ही जाएगा, रे यहाँ तक जाएगा, ग यहाँ तक जाएगा, उसके ऊपर जाते ही वो बेसुरा काउंट। अच्छा, ओके, उसके ऊपर आते ही वो बेसुरा काउंट होता है। तो जैसे उस चीज़ को आपने, आपकी प्रैक्टिस, नो डाउट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। हाँ, तो हम क्या करते, उस सुर को, जब वो रिकॉर्ड तो हो ही गया है, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हम उस सुर को पकड़ के नीचे खींचते हैं। ओके, तो दिस इज द, और इसको हमने नाम दे दिया ऑटो ट्यून। ओके, ऑटो ट्यून इज नॉट अ वर्स्ट थिंग, ऑटो ट्यून इज अ गुड थिंग, बट इसको क्या है कि रॉन्ग वे में हम यूज में ले रहे हैं, है ना। तो दिस इज अ थिंग। एज अ सिंगर मैं स्टूडियो में एंटर हुआ, जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसने पूरा एक आउटलाइन तैयार कर दिया, पीछे ट्रैक बन गया, अब उस ट्रैक पे मुझे गाना है। और उस ट्रैक पे मैं गाते गाते कितनी बार क्या होता है कि मैं ऊपर चले गया, नीचे चले गया, टेक्स होते, रीटेक्स होते। जनरली हम ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है रात को ही करते हैं, हाँ, दिन में काफ़ी रात को ही पूरी रात हो जाती है, और सुबह हम निकलते तो एक कोई गाना तैयार हो। हाँ, सो हम सॉन्ग्स की बात कर रहे थे अभी, तो सॉन्ग्स बनते कैसे, जैसे पर्टिकुलरली एक कोई भी सॉन्ग है तो सबसे पहले उसका लिरिक्स डिज़ाइन होता है, एंड लिरिक्स के बाद क्या है कि हम उसको सरगम और इसमें पिरोते हैं, और जो सरगम वगैरह होती है वो होती है अपना सारे गामा के फॉर्म में। अच्छा, ठीक है। तो अब ये सारे गामा के हर एक नोट का, हर एक का एक प्रॉपर्ली है। जैसे सारे गामा भी, बीइंग अ टीचर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे गामा हम सोचते सिर्फ सारे गामा पादा निसा, हाँ, नहीं, सारे गामा पादा निसा क्या है, ये ऋतुओं के नाम है। अच्छा, जैसे सा से षडज है, रे से ऋषभ है, ग से गंधार है, म से मध्यम है, प से पंचम है, ध से दैवत है, नी से निषाद है। तो इससे हमारा सारे गामा बना है, और इन सारे गामा को फिर हमने शॉर्ट फॉर्म में रखा है, क्योंकि अब पूरा वो गाएंगे, हाँ, वो कौन याद रखता, कौन याद रखेगा। तो इनके नाम होते हैं प्रॉपरली, एक ऋतुओं के नाम पे होता है। अच्छा, देन जो आपके जो सारे गामा सरगम है, सरगम से आपके बनती है धुन या राग, ठीक है। और राग भी दो तरह की होती है, जैसे राग भी हमने काफ़ी सुनी है, राग मल्हार, राग दीपचंदी, जिनसे हम पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि हरा राग गई उससे बारिश हो गई, राग में एक बार। तो क्या होता है, बेसिकली इट्स अ साइंटिफिक थिंग। ये सारी ये वो नहीं है कि ये हवा वाली बातें नहीं है, कि नहीं, ये चीज़ होती थी। जैसे हमने तानसेन की, अकबर के जो थे, एक तानसेन थे, तो लिटरली उनको इतना प्रैक्टिस किया उन्होंने, बेसिक पूरा प्रैक्टिस करके, और आप उन नोट्स को अचीव कर लेते हो। अच्छा, और उन नोट्स से आप क्या है कि अभी भी साइंटिस्ट रेन कराने के लिए क्या करते हैं, बादल है बट वो रेन
आ नहीं रही, तो वो क्या करते हैं या फिर रॉकेट या किसी के फॉर्म में ऊपर कुछ ब्लास्ट करेंगे, छोटे छोटे लाइक। और IIT वालों ने कुछ IIT वालों ने किया, फाड़ के तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली ऊपर कुछ भेजेंगे, देन वो अंदर जाके बस्ट होगा, देन कंडेंसेशन वगैरह ये सब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा और वो बारिश होगी। उस टाइम में उन्होंने क्या किया था कि इतनी कैपेबिलिटीज ड्यू टू प्रैक्टिस और इन सब से अचीव कर ली थी कि वो अपने नोट्स को इतना हाई ले जाते कि यार वो बादल फट गया या कर गया, जो हम चीज़ें सुनते हैं ना, हाँ वो उस जैसे लाइक रागदीप चंदी का हम ये तो मैंने मेघ मल्हार का आपको एग्जांपल दी, राग मेघ मल्हार जिससे आप बारिश करा सकते हैं। एक रागदीप चंदी होती है, तो रागदीप चंदी में क्या होता है, हम दिया जला सकते हैं। तो बेसिकली आप दिया जलाते ही नहीं है, हाँ, आप क्या करते हैं कि ऐसा जो सुरों को इस फॉर्म में आप गाते हैं कि वो वहाँ पे एक इको प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इको प्रोड्यूस होता है एंड देन थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है एंड वहाँ पे वो चीज़ स्पार्क इग्नाइट हो जाता है सिर्फ ऐसे गाने से। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लाइक जैसे एक मैंने कहा सारे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। अब इसमें क्या होता है कि रे कोमल भी होता है, मत ये सिर्फ सात नहीं है। बेसिकली एज अ म्यूजिशियन आपको पता होना चाहिए कि सुर सिर्फ सात नहीं होते, 14 होते, इनके बीच बीच में भी आते हैं। सा, फिर रे कोमल रे, फिर ग कोमल ग, फिर म के बाद म तीव्र। तो आप कोमल और तीव्र को ही आप थोड़ा सा अगर मॉड्यूलेट कर दे तो आपकी राग बन जाती है। राग सात इन सुरों से ही बन रही है। इन सुरों को हमने क्या किया है कि कोमल इसमें जैसे सा रे ग रे सा, तो हमने क्या किया, सिंपल सारे गामा आपका जा रहा था, बट हमने क्या इसमें थोड़ा सा इमोशंस डाल दिए, तो ये आपका राग थोड़ा सा गंभीर हो गया। तो दिस इज़ द थिंग। और इन चीज़ों को भी हम जो स्टूडेंट्स को सिखाते, तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से टीच करते हैं कि आप सारे गामा तो सीखिए, देन सारे गामा को इम्प्लीमेंट करिए। जैसे कोई भी सॉन्ग है, आप बॉलीवुड सॉन्ग, क्या जनरली क्या होता है कि जो आज के टाइम में सिखा रहे हैं या जो स्टूडेंट सीखते हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, ये वो। तो आपको भी जैसे गिटार सीखना, सबसे पहले यूट्यूब पे करेंगे हाउ टू प्ले अ गिटार और इसको कैसे, और आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे और आप उसको कॉपी कर लेंगे। बट उससे क्या होगा कि वो आप एक दो सॉन्ग भी रह जाएंगे। आपने जो सॉन्ग सीखे हैं, ऐसे जो होता है यूट्यूब से सीखे वो एक गाने बजाते, वो एक दो गाने में ही आप रह पाएंगे और आप खुद से म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या है कि बेसिकली एक पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये सॉन्ग बना कैसे। तो कोई भी सॉन्ग है, जैसे हमने कोई भी सॉन्ग का एग्जांपल लिया, उसको सारे गामा के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, आइदर ऑन हारमोनियम, आइदर ऑन कीबोर्ड, और उस सारे गामा के फॉर्म को हम किसी पे भी बजा सकते हैं। आप गिटार पे बजाइए, आप उस पे बजाइए। उससे ये होता है कि एक स्टूडेंट को सरगम का नॉलेज हो गया और कान पक्के करना। म्यूजिक में हम कहते हैं ना कि इसके कान पक्के, इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो कान पक्के करना मतलब टीवी पे कोई आपने सॉन्ग सुना, देन आप उसको कन्वर्ट कर पाए इन द फॉर्म ऑफ सारे गामा पा नी सा। दिस इज द मेन थिंग। बाकी तो आप देख के तो आप एक दो सॉन्ग में ही रह जाएंगे हमें, है ना। तो आप जब ये कन्वर्जन का टेक्निक अगर आपने सीख लिया, और ये आता है, आप बेसिक आपको प्रॉपर्ली गुरुजी रखने पड़ते, और वहाँ आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी। ऑफलाइन ट्रेनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप सीख लेंगे, आप देख के, बट वो सामने वाला भी इतना क्या है कि एक डिजिटल तो मीडियम है ही है ना। राइट। तो ये चीज़ें इतनी डिजिटली नहीं चलती है। एक इमोशंस का होना ज़रूरी है, एक आपको गलती बताने वाला होना चाहिए, और एक प्रॉपर्ली सॉन्ग जो आप बनता है करता है, तो ये सारा कुछ नॉलेज इसी से आता है। 5000 किलोमीटर की साइकिल चले, तो इसके बारे में बताएं, ये कैसे हुआ। तो बेसिकली साइकिलिंग का जो मेरा पैशन डेवलप हुआ है, वो हुआ है ड्यूरिंग कोविड। जो हमारे सारे एक्टिविटी सब कुछ बंद थी, तब घर पे अकेले थे, तो सोचा कि अब क्या करें। तो उस टाइम मैंने साइकिलिंग ज्वाइन करी। देन साइकिलिंग में एक बेनिफिट ये मिला कि आई यूज टू एक्सप्लोर दैट प्लेसेस ऑफ उदयपुर, की जो प्लेसेस हमने बाइक से या कार से कभी हम अप्रोच नहीं, नॉन अप्रोचेबल है, वो हम साइकिल से आप अप्रोच कर सकते हैं। और आपको इतना फ्रेश फील होता है, सुबह सुबह आप साइकिल लेके निकलिए, एक आप डिस्टेंस कवर करते हैं, आप ट्रेल्स में जाते हैं, आप ट्रेल्स मतलब माउंटेन्स सारा, तो उसमें आप जाते हैं, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है, या आप किसी कार बाइक से आप ये फीलिंग नहीं ले सकते। तो और एक हेल्थ बेनिफिट था ही, जैसे पहले यूज टू मतलब ओवर वेट, थोड़ा सा वेट ज़्यादा था, और बिकॉज ऑफ साइकिल मैंने काफ़ी कुछ रिड्यूस किया है। और साइकिल करते देन अभी रिसेंटली जून में
एक इवेंट हुआ था, तो उसमें मैंने 5000 किलोमीटर साइकिलिंग की इन 1 मंथ। तो ये आपने कैसे सोचा कि 5000 हम करें? देखिए सोचा तो कुछ नहीं था, क्या था कि एक इवेंट चल रहा था, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स बनाने होते हैं और किलोमीटर्स करने होते हैं। तो आपका क्या है कि आप 1200 किलोमीटर अगर आप कर लेते तो आपको गोल्ड मिल जाता है। अच्छा, बट क्या है मतलब कुछ मॉनेटरी था या ऐसे ही? मॉनिटरी लाइक आपको मेडल और ऐसा कुछ मिलता है, तो मेडल एंड थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह। तो उसमें क्या हुआ कि हमने साइकिलिंग स्टार्ट करी और मुझे लगा कि पूरा मंथ है तो एटलीस्ट मैंने एक टारगेट बनाया कि मैं रोज़ का 100 किलोमीटर तो करूँगा। अच्छा, क्योंकि हम अब देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। अब आप मान के चलें उदयपुर सिटी है, हाँ। वो 5 से 10 किलोमीटर में है, तो आप 100 किलोमीटर कहाँ जाते थे? हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसका ये है कि 100 किलोमीटर करने के लिए हमने चूज़ कर रखा है, जैसे हम यहाँ से नाथद्वारा जाके रिटर्न आ जाते हैं। अच्छा। हमारा एक रहता है कि सुबह 4 बजे उठेंगे, RK सर्कल इज़ द मीटिंग पॉइंट, हाँ हाँ। यहाँ से सीधा नाथद्वारा गए, 45 किलोमीटर नाथद्वारा होता है, देन उसके बाद एक फतेह सागर का लूप। अच्छा, तो आपका 145 90 हाँ, हो गया 10 और किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है। एंड देन दूसरा लूप हमने जो चूज़ कर रखे एक चित्तौड़गढ़ वाला जो हाईवे है, अच्छा, जो चित्तौड़गढ़ वाला हाईवे है, तो वो पूरा ही आप जाओ, आप उस पर स्ट्रेट हाईवे है, लो ट्रैफिक है, तो वहाँ पे आप 50 चले जाओ, देन जहाँ पे 50 होते हैं हाँ, वहाँ से वापस 50। आप एयरपोर्ट और ये सारा होकर रिटर्न हो सकते हैं। तीसरा है गोगुंदा। अच्छा, गोगुंदा, अब गोगुंदा में फ़ायदा ये है कि आप सुबह सुबह जब जाते हैं तो आपको पूरा एलिवेशन मिलता है, हाँ हाँ हाँ, पूरा ही ये चढ़ाते elevation। पूरी, हाँ। बट आते हुए आपको बेनिफिट ही मिल जाता है कि आते हुए नीचे, हाँ। तो एज अ साइकिलिस्ट आपको बेनिफिट इस चीज़ का कि आते हुए आपको मेहनत नहीं करनी है। और जो आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हाँ जी, तो उससे कुछ फ़ायदा मिला आपको? फ़ायदा ये था कि एक खुद का ही पोटेंशियल पता पड़ा कि किस लेवल तक इस चीज़ को मैं कर सकता। क्योंकि क्या था कि अभी तक हम कर रहे थे साइकिलिंग, ये है खुद की खुशी के लिए कर रहे थे, और इसमें कुछ एक ही इसका एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। बट जब ये इसके लिए हमने प्रिपेयर स्टार्ट किया तो ये था कि 100 किलोमीटर रोज़ का करना है। अच्छा, और 100 किलोमीटर करते करते एक आपका रोज़ का हो जाता 3000 किलोमीटर वैसे हो जाता। हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे क्या है कि ये तो था कंपटीशन, ऑल इंडिया लेवल का था, तो इसमें बाकी इंडिया से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो बाकी लोग भी पैरेलली आते जा रहे थे, तो फिर लगा 100 को तो यार 150 करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, फिर पुश करना हो आगे से आगे। खुद की लिमिट पुश करी, देन 150 पे आए, देन जो बाकी जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे वो भी 150 अचीव। फिर हमको लगा कि यार अब थोड़ा और बढ़ा, अब इसको 200 करना पड़ेगा। तो डुएबल तो नहीं था ये विद वर्क और ये सब, बट एक रहता है ना आपको कि अगर आप पैशनेट हो, आपको कोई चीज़ हो या ठान लो, हाँ, तो फिर तो ये चीज़ हो ही जाती है। क्योंकि काफ़ी ये रहता है कि सुबह आप साइकिल कर रहे हो, 100 किलोमीटर करके आए हो, तो उसके बाद आपको काम भी करना है। आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, आपको ये नहीं है कि आप साइकिल ही चला साइकिल चला के और आप है ना घर पे रेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या है कि आपको ऑफिस का काम करना है, और फिर ऑफिस का काम कंप्लीट होते ही फिर आपको दिमाग में रहता है कि अगले 100 भी करने, और अगला जो 100 करना है वो अंधेरे में करना है। क्योंकि सुबह सुबह तो रोशनी रहती है, तो रोशनी में तो इट्स डूएबल, बट अंधेरे में इट्स नॉट डूएबल। और उसमें भी हम प्रॉपरली हाँ, और रिफ्लेक्टर प्रोफेशनल लिखते हैं। पूरे प्रोफेशनली हमने करी है साइकिलिंग। और साइकिलिंग भी क्या है कि आप जो बेसिकली आप जो साइकिल समझते हैं ये नॉर्मल वाली, ये नहीं होती है। अच्छा, साइकिलिंग भी क्या होता है कि आपके 3 टाइप्स की साइकिल होती अरे वाह, ये भी बताइए। है। यस, तो साइकिल जो होती है आपके मेजरली 3 टाइप्स की होती है। वन इज MTB माउंटेन बाइक, सेकंड इज ग्रेवल बाइक, थर्ड इज रोड बाइक। तो सड़क पे चलाते हैं वो एक। मैं आपको इज सिंपल अगर फॉर्म में सिखाऊं, अगर इसको बताना चाहूँ, तो MTB इज लाइक, अगर कार से कंपैरिजन करें हम, तो MTB इज लाइक अवर थार एंड SUV। अच्छा, तो थार आप माउंटेन्स में चला सकते हैं, बट हाईवे पे आप ले जाने में सोचेंगे कि क्योंकि एवरेज नहीं देगी, थोड़ा स्लो चलेगी। और दूसरी होती है आपकी रोड बाइक। रोड बाइक इज लाइक अवर सेडान्स, अच्छा, लाइक वर्ना, हाँ, होंडा सिटी। तो ये हाईवेज पे बहुत अच्छी चलेगी, बट आप इनको माउंटेन्स पे ले जाने का थोड़ा सा एक बार आपको सोचना पड़ेगा। और तीसरी आपकी होती है जो SUVs, हाँ हाँ हाँ, जो ये बड़ा जो, हाँ, जो उसको आप हाईवेज पे भी चला सकते हो और उसको आप माउंटेन पे भी ले जा सकते हो। तो वो होती है आपकी ग्रेवल बाइक। ये किसी को पता नहीं होता, बट 3 टाइप की साइकिल होती है। और जो ये वो मोटे टायर वाली आती है उसको थोड़ा, वो फैट बाइक होती है, वो एस्थेटिकली अच्छी लगती है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड फैट बाइक टू एनीवन। बिकॉज क्या है कि जितना मोटा टायर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन और उतना ज़्यादा आपको प्रेशर लगना है। कितना चला लोगे आप? 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर थक नहीं है। और एक जो एकदम पतले से टायर वाली वो रोड बाइक,
वो रोड बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, जो पतली टायर एकदम बहुत 33 mm का उसका हाँ होता है ओके। रोड बाइक, और वो अच्छी भागती है हाईवे। और एमटीवी में वो और बड़ा हो जाता है, 90 mm तक हो जाता है। अच्छा, और ग्रेवल में दोनों के बीच का रहता है। और आपके पास कौन सी है? मेरे पास एमटीवी भी है, माउंटेन बाइक भी है, रोड बाइक भी है, दोनों ही है। और इसकी रेंज तो काफ़ी हाई आती है, तो हाँ जी, रेंज काफ़ी हाई आती है। जो एमटीवी है मेरे पास वो स्कॉट के एमटीवी है, तो स्कॉट इज़ इंटरनेशनल ब्रांड, और वो अराउंड 35-40,000 की एमटीवी है। और रिसेंटली ड्यूरिंग दिस ये इवेंट दिस रिकॉर्ड मैंने एक रोड परचेज़ की थी, तो उसका अराउंड 1,10,000 कॉस्ट है। और साइकिल का सिर्फ साइकिल क्या बात। 1,10,000 की साइकिल है वो। एंड उसके बाद क्या है कि आप सिर्फ साइकिल पे नहीं रुकते हो, आप साइकिल लोगे तो उसके बाद इक्विपमेंट्स लो। हाँ, उसके बट हम देखते हो साइकिल ऐसे बहुत सी लाइट वेट सी और वैसी होती है, तो कोई भी उठा के ले जाए, तो फिर कभी कुछ हुआ ऐसा? उठा के देखिए क्या रहता है कि बेसिकली आप जब राइड करें तो वो अपने पास ही रहती है। हाँ, मतलब आप कैसे मतलब आप किसी मंदिर में गए, आपने बाहर खड़ी कर दी, हाँ, कभी के लिए बॉक्स रखते हैं और उठा फिर भी वरना लाइट वेट होती है, कोई भी उठा के ले जाए। कोई भी उठा सकता है। देखिए इसका आप कोई आप कुछ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके ये कि आप अपना सेफ्टी मेजर्स रखिए, बाकी आप तो क्या है कि आप ऐसे जा रहे हैं तो भी कुछ हो तो उसका नहीं कर सकते। बट दिस इज़ अ थिंग। और साइकिल का क्या कहते हैं कि बहुत ही इजी स्पोर्ट है, मतलब आप लेके निकलना। बट मैं कहता हूँ कि साइकिलिंग इज़ अ वेरी कॉस्टलीस्ट स्पोर्ट, क्योंकि पहले गोल्फ था जैसे। हाँ, पहले गोल्फ था। और ये तो साइकिलिंग में क्या है कि आप एक जर्सी भी खरीदते हैं तो वो 4,000-5,000 से स्टार्ट होती है। हेलमेट्स, देन अभी एक जैसे शू की मैं बात करूँ, एक शू मैंने जैसे परचेज़ किया तो अराउंड 20,000 के शूज़ हैं वो, साइकिलिंग वाले स्पेशली होते हैं। इट्स एंडलेस, जितना आप खर्चा जितना करोगे उतना। और साइकिलिंग भी महंगी आती है। 1 लाख तो इनिशियल, अच्छा मैंने बताया, इट्स स्टार्टिंग रेंज 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक, 20 लाख तक। क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, जितनी सस्ती लेंगे उतना मटेरियल से एल्यूमिनियम, हाँ, फिर उससे ऊपर आप जाएंगे तो कार्बन बाइक्स आती है। तो सारा उस मटेरियल पे डिपेंड करता है।